हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करूंगा। इस एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इन 7 क्वेश्चंस में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको ही स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि जैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक आता है, जैसे एक्सरसाइज 1.2 आया, तो आप जो है क्वेश्चंस को क्या करो कि मेमोराइज नहीं करो, क्वेश्चंस के लॉजिक को समझो कि ये क्वेश्चन किस लॉजिक पे सॉल्व हो रहा है। जैसे टॉपिक को क्लियर करो आप कि अगर एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये सारे वर्ड आ गए, तो आपको ये पता करना होगा कि ये सारे वर्ड जो है किस चैप्टर के किस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बोर्ड में मैथ्स में स्कोर गेन करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन उसके लिए हमें स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना होगा। हाउ टू गिव वी आंसर द क्वेश्चंस। कभी कभी होता है कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन आप किस तरीके से आंसर दोगे यही नहीं पता होता है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में हर एक तरीके से अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, कोई नंबर 6 है, 6 के पावर में क्या है, n है, तो हमें ये बताना है कि 6 के पावर n के लास्ट में 0 आएगा, एंड विद द डिजिट 0। अब देखो 6 के पावर n है तो हो सकता है 6 के प्लेस पे 4 आ जाए, हो सकता है 6 के प्लेस पे 12 आ जाए, हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो गाइस, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हो सकता है कि 2 पावर n हो जाए, 8 पावर n हो जाए, 12 पावर n हो जाए, तो इस तरीके से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैं सोल्यूशन ऑफ 5, ठीक है, 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में 0 होगा, तभी होगा जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 6 है, पावर में कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन बेस हमारा 6 है, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कैन कंटेन द प्राइम फैक्टर 2 एंड 5, मीन्स अगर 6 का के प्राइम फैक्टर 2 और 5 बोथ होंगे तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। तो हम अगर 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 3 पावर n। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हमारे हैं 2 और 3 है, अगर इसी में 5 भी रहता है इसका प्राइम फैक्टर, तब जाके 6 के पावर n के लास्ट में 0 आता, ठीक है। जैसे, तो अब हम इसका आंसर कैसे देंगे कि अगर इफ एनी नंबर does not contain 2 and 5 as a prime factor, then the last digit of the number cannot be 0। तो आंसर इसका ये होगा, 6 does not have 6 does not have prime factor 5, prime factor 5, hence it does not end with digit 0, डिजिट 0, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ये बोलेंगे कि 6 पावर n के का प्राइम फैक्टर 2 और 5 बोथ होने चाहिए, तो यहाँ पे केवल 2 है और 5 नहीं है, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। अगर इसी में 5 होता तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता, 0 हो जाता। जब 0 हो जाता तभी लास्ट में 0 आता यहाँ पे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 0 आएगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब इसी में देखना है, देखिए मैं बोल रहा था कि आपको थिंक करना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे 6 पावर n है तो यही 6 पावर p हो सकता है, 6 पावर q हो सकता है, बेस भी हमारा चेंज हो सकता है। इसको 4 पावर n बोल सकते हैं कि सो दैट 4 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कि 4 पावर n के लास्ट में 0 होगा कि नहीं। तो उसमें भी यही हमारा लॉजिक लगना है कि हम 4 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और हम देखेंगे कि 4 का भी प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, केवल 2 आएगा, उसमें भी 5 नहीं है।
तो जब 2 और 5 दोनों एक साथ किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर नहीं होंगे तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है गाइस, अब मैं छठे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहा हूं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखो ये, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दिया है नंबर और ये दोनों कंपोजिट क्यों है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो गाइज मुझे पता है कि आप सबको कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको जो है बता देता हूं। कंपोजिट नंबर, एनी नंबर कैन बी कंपोजिट इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इफ अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट हैं। तो मैं नंबर आपके सामने लिख ले रहा हूं और मैं उसके बाद इसको डिस्कस करूंगा कि ये जो है कंपोजिट क्यों है। तो इस ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऑलवेज 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। तो इसका बहुत डिटेल में आंसर अपने को नहीं करना होता है, तो इसको बस समझना है, इसका लॉजिक क्या है उसको देखना है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का आपको दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट नंबर है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए ये नंबर है, अब इसमें इसके 2 टर्म है, इसमें से हम देख रहे हैं कि 13 कॉमन हो सकता है। तो जब हम 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा रिमेनिंग नंबर होगा 7 इंटू 11 और प्लस 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से 7 और 11 क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77 और प्लस 1। अब ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 88। तो हम ये देख रहे हैं कि 13 इज अ प्राइम नंबर, 88 इज अ कंपोजिट नंबर। तो जब ये 88 एक कंपोजिट नंबर है और किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो वो ऑलवेज कैसा नंबर होगा, कंपोजिट। तो जब किसी भी 2 नंबर्स में अगर आपके पास एक नंबर कंपोजिट है तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि 13, अब इसका मैं एक प्राइम फैक्टर आपके सामने और लिख सकता हूं, वो क्या होगा, 2 होगा, 2 इंटू 44। तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर के मोर देन कितने फैक्टर्स हो गए अपने पास, 2। तो हम लिखेंगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैविंग more than 2 factor, more than 2 factors, hence 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, ओके गाइस। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि पहला वाला नंबर क्या है, कंपोजिट है। अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग जो है शॉर्टकट तरीके से एक अपना लॉजिकली इसको जो है प्रूव कर दिया जाएगा कि ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, 5। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या बचेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो इधर ध्यान से देखना है कि फर्स्ट वाले टर्म में 2 है, 2 अगर कोई भी नंबर जो है कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो वो अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसमें कोई भी इवन नंबर आ जाता है तो ये वो सारे नंबर्स को क्या बना देगा, इवन। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि इसमें 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, और ये पूरा इवन हो गया यहाँ तक। और इवन नंबर में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इवन नंबर में अगर 1 को ऐड कर देंगे तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑड। तो ये इवन है और हमने 1 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर हो सकता है कि प्राइम भी हो और हो सकता है कि कंपोजिट भी हो। तो अब इसके लिए हम अभी नहीं बता पाएंगे कि ये नंबर कंपोजिट हो रहा है कि क्या हो रहा है, प्राइम हो रहा है। तो कंपोजिट होने के लिए हमें इसको पूरा पूरा क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, ये हो गया 4 3 जा 12 एंड 4 इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 4, 504 आ गया। अब 504 प्लस 1, अब देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 500 इंटू 505। अब 505 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसका एक फैक्टर ये निकालेंगे 5 इंटू 101। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके भी मोर देन कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13, सॉरी
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट है? क्योंकि इसके मोर देन क्या है, 2 फैक्टर हैं। हम यहां से भी इसका आंसर दे सकते थे, हमको यहां तक आने की जरूरत नहीं था। एक फैक्टर 5 हो गया, एक ये भी एक नंबर आएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक फैक्टर ये हो गया, एक इसका जो आंसर आएगा वो नंबर हो गया, और एक 1 हो गया। तो यहीं से हमको पता चल गया कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब जो है इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 7th नंबर क्वेश्चन है कि कोई सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पे सोनिया है, रवि हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर ये पाथ हो गया। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सोनिया 18 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद दे रहा है कि फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सम, और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। तो रवि हमारा ले रहा है 12 मिनट्स, तो रवि का हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं कि रवि 12 मिनट्स। ठीक है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इनको 12 मिनट लग रहा है, इनको 18 मिनट लग रहा है, तो हमको ये बताना है कि ये सोनिया और रवि फिर कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वेरी इजी है, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करने के बाद हमारे पास लॉजिक हमेशा होना चाहिए। देखिए, आपको भी पता है कि एलसीएम क्या करता है, लोवेस्ट, जहां पे लोवेस्ट होता है वहां पे एलसीएम का यूज होता है। तो देखिए 18 मिनट सोनिया को लग रहा है एक राउंड में, और रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। तो ये जब भी मिलेंगे दोनों, तो 18 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 18 मिनट्स के बाद। तो 18 मिनट्स के बाद जब ये मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाते हैं ना, तो उसमें सीधा सीधा क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। क्योंकि 2 नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स, इज अ लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाई बोथ नंबर। ऐसा लोवेस्ट नंबर जो कि दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। मतलब डिविजिबल होने का मतलब वो एक कॉमन पॉइंट है जहां पे जो कि इन दोनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करना है कि हमें क्या फाइंड करना होगा कि जो सोनिया टाइम ले रही है और जो रवि टाइम ले रहा है, उन दोनों का हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 12 और 18 का हमको क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। और आप सबको पता है कि 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो हम लिखेंगे इसको, देखो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। सोनिया हम लिखेंगे कैसे, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि ये सोनिया और रवि कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। हमें क्वेश्चन का आंसर भी देने आना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हाउ टू गिव आंसर, वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। हमारे पास एक बेटर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 36 मिनट्स। ओके गाइस, तो इस वीडियो में जो मैंने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे। तो फ्रेंड्स, अब सोना नहीं है, टाइम आ गया है, जगो। और जितना आपने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको मैथ्स में गेन करना है, तो आपको लग जाना होगा। ओके गाइज, थैंक यू।